Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about rest topic of chapter 3, that is metals and non-metals. Today's first topic is occurrence of metals. In this topic, we will learn extraction of metals, enrichment of ores, extracting metals low in activity series, extracting metals in middle of the activity series, extracting metals towards the top of the activity series, and refining of metals. Today's second topic is corrosion. In corrosion, we will learn prevention of corrosion also. So let us start from the first topic, occurrence of metals. The earth crust is the major source of metals. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट मेटल का मेजर सोर्स है. सी वाटर पे भी कुछ मेटल के कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहा जाता है. किसी किसी प्लेस पर मिनरल्स में कुछ हाई परसेंटेज में पर्टिकुलर मेटल पाया जाता है और उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है. इन दोनों डेफिनेशन को मैं यहाँ शॉर्ट में लिखी हूँ, देख लीजिए. नेचुरली अकरिंग मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स. नेक्स्ट, मिनरल्स विथ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स आर नोन एज ओर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. Some metals are found in the earth crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. कह रहा है कि कुछ मेटल्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ कंपाउंड के स्टेट में पाए जाते हैं. और एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. They are often found in a free state. For example, gold, silver, platinum and copper are found in the free state. कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो अक्सर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. एग्जांपल के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स. कह रहा है कि कॉपर और सिल्वर जो है उसके कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और वो कंबाइंड स्टेट है सल्फाइड का एंड ऑक्साइड का. The metals at the top of the activity series like potassium, sodium, calcium, magnesium or aluminum are so reactive that they are never found in the nature as a free elements. कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के अपर साइड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं. द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, लेड etc. are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxides, sulfides और carbonates. कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं या मेटल्स पाए जाते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं. मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो मेटल्स ना तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम रिएक्टिव होते हैं. ओके और एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं. Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into following three categories. First, metals of low reactivity. Second, metals of medium reactivity. And third, metals of high reactivity. Metals को इन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया. Different techniques are to be used for obtaining the metals falling in each categories. कह रहा है कि इन तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अपनाए जाते हैं मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए. A summary of these steps is given in figure 3.10. इस फिगर में टेक्निक्स के समरी दिए हुए हैं. और कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ये थ्री कैटेगरीज दिए गए हैं. Metals of high reactivity, metals of medium reactivity, metals of low reactivity. Metals of high reactivity को electrolysis method से obtain किया जाता है, निकाला जाता है. ओके Metals of medium reactivity में जो मेटल्स आते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं. कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं. यदि कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं तो कैल्सिनेशन मेथड से उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और यदि सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं तो उसे रोस्टिंग मेथड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर मेटल के ऑक्साइड को रिडक्शन मेथड के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है. अब हम लोग थर्ड कैटेगरी को देखते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. इस कैटेगरी में जो मेटल पाए जाते हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल्स को रोस्टिंग मेथड से निकाला जाता है और निकाले हुए मेटल्स को फिर से रिफाइन किया जाता है. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स.
इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरल से किस तरह ज्यादा से ज्यादा ओर्स निकाला जा सकता है। ओके, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड, ईटीसी कॉल्ड गैंग। कह रहा है कि ओर्स जो अर्थ से निकाला जाता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, लाइक सॉइल, सैंड, ईटीसी, और जब ओर इम्प्योरिटी के साथ होता है तो उसे गैंग कहा जाता है। इस डेफिनेशन को भी मैं यहाँ शॉर्ट में लिखी हूँ याद करने के लिए। यहाँ देख लीजिए, ओर्स प्लस सॉइल प्लस सैंड इक्वल्स टू गैंग। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले इम्प्योरिटी जो होती है ओर में उसे जरूर निकाल लेना चाहिए। The process used for removing the gangue from the ore are based on differences between the physical or chemical properties of gangue and the ore। कह रहा है कि गैंग और ओर के बीच में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस गैंग से किस तरह से इम्प्योरिटी को निकाला जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिविटी सीरीज के लो में जो मेटल्स पाए जाते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, और वो सल्फाइड के फॉर्म में जनरली पाए जाते हैं। तो उस मेटल के सल्फाइड फॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑक्साइड्स को गर्म किया जाता है जिससे उसका प्योर फॉर्म निकल जाता है। अब रिएक्शन को देख लेते हैं। HgS in solid state when react with O2 in gaseous state it gives HgO in solid state plus SO2 in gaseous state. Again, HgO when heated it gives Hg in liquid state plus O2 in gaseous state. Similarly for copper. Now next topic, extracting metals in the middle of the activity series. इस टॉपिक में हम लोग एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल्स पाए जाते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो पढ़ेंगे। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. क्या कर रहा है? सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है और इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अब कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए लिमिटेड अमाउंट में एयर जब रहता है तब रिएक्शन कराया जाता है और इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। अब इन दोनों प्रोसेस के नाम को कैसे याद कीजिएगा, देख लीजिए, यहाँ सल्फाइड, एक्सेस एंड रोस्टिंग सब में SSS आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड एक्सेस एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन को रोस्टिंग कहते हैं। दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरा है कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है और उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। C से कार्बोनेट और C से कैल्सिनेशन। इस तरह से आप दोनों प्रोसेस को याद कर सकते हैं और इन दोनों टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन। अब रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। रोस्टिंग का रिएक्शन है ZnS in solid state when react with oxygen in gaseous state it gives ZnO in solid state plus SO2 in gaseous state। अब कार्बोनेट का रिएक्शन देख लेते हैं। ZnCO3 in solid state when heated it gives ZnO in solid state plus CO2 in gaseous state। फिर इन दोनों ऑक्साइड को रिडक्शन मेथड के थ्रू प्योरीफाई करेंगे। ओके, The metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. क्या कर रहा है इसमें कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं। ZnO in solid state when react with carbon in solid state it gives zinc in solid state plus carbon monoxide in gaseous state. Okay, sometimes displacement reaction can also be used। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसके लिए यूज किया जाता है रिडक्शन मेथड के लिए। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ETC आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके लिए इन सब एलिमेंट का यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम का, कैल्शियम का और एल्युमिनियम का, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। क्योंकि ये क्या करता है, लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्शन इस तरह से MnO2 in solid state when react with aluminum in solid state it gives Mn in liquid state plus Al2O3 in solid state plus heat। चूंकि इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड और Fe2O3 with aluminium
is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as Kermit reaction. इस रिएक्शन को आप लोग क्लास 12th में अच्छे से पढ़ोगे. ओके, इस डेफिनेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा. और रिएक्शन क्या होगा? Fe2O3 in solid state when react with aluminum in solid state it gives Fe liquid state plus Al2O3 in solid state plus heat. Okay. Now next topic, extracting metals towards the top of the activity series. इस टॉपिक में हम लोग एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. उस रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग रिडक्शन मेथड से प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं. ओके, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. बता चुके हैं ये. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. कह रहे हैं कि इन सब metals जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इसके मोल्टेन स्टेज में जब क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इसे ऑब्टेन किया जाता है. ओके, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड or the negatively charged electrodes, whereas chlorine is liberated at the anode or the positively charged electrodes. The reactions are these. क्या कर रहा है कि मेटल जो है वो कैथोड पर जो कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वहां जाके जमा हो जाता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वहां जाकर के लिबरेट हो जाता है, यानी कि निकलता है वहां. ओके, और रिएक्शन इस तरह से कैथोड का रिएक्शन होगा Na plus E, it gives Na. And anode का रिएक्शन होगा 2Cl minus, it gives Cl2 plus 2E. Now next topic, refining of metals. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को क्लास 12th में चैप्टर 3 में ही पढ़िएगा. ओके, द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर. कह रहा है कि जितने भी मेथड हम लोग पढ़े रिडक्शन मेथड, उन सब मेथड से जो मेटल को निकाला जाता है वो प्योर नहीं होता है. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. उन सब मेथड से जो हम लोग प्योर मेटल को निकाले थे उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं और उस इम्प्योरिटीज को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर किया जाता है. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड etc. are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made up of anode and the strip of pure metal is made up of cathode. A solution of metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure 3.12. पहले थ्योरी को पढ़ देते हैं फिर फिगर से समझा देंगे. ओके, On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. Okay? अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए हम लोग एक टब लेते हैं और टब में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं. एक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है. जिस मेटल का हमें रिफाइनिंग करना है उस मेटल के प्योर सीट से कैथोड बनाया जाता है और इम्प्योर सीट से एनोड बनाया जाता है और इस टब में उसी मेटल का सॉल्ट को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है. ओके, और फिर इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है. जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है इम्प्योर मेटल जो एनोड में है वो डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के उसका कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में जाकर के घुल जाता है. जो इम्प्योरिटी घुलने लायक होता है वो तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ घुल जाता है और जो इम्प्योरिटी नहीं घुलने लायक होता है वो एनोड के ठीक नीचे में बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है. अब इलेक्ट्रोलाइट में जितना प्योर मेटल एनोड से मिक्स हुआ है उतना ही प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है और फिर हम लोग कैथोड से प्योर मेटल को निकाल लेते हैं. ओके, यहाँ कॉपर का एग्जांपल लिया गया है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पर कैथोड जो है वो प्योर कॉपर से बना हुआ है और एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है. ओके, नाउ सेकंड लास्ट टॉपिक, कोरोजन.
You have learned the following about corrosion in chapter 1. Chapter 1 में आप corrosion के बारे में पढ़ चुके हैं. First point, silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. कह रहा है कि सिल्वर का आर्टिकल्स को यदि ओपन में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए, तो ब्लैक कलर का हो जाता है. इसका रीजन ये है कि एयर में जो सल्फर होता है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है और सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक हो जाता है. Now second point, copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is basic copper carbonate. क्या कह रहा है कि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे अपने ब्राउन साइन को खत्म कर देता है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्रीन कलर जो है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है. Now third point, iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance called rust. इसमें कह रहा है कि आयरन जब मॉइस्ट एयर में काफी देर तक एक्सपोज होता है तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का फैकी सब्सटेंस का कोट बन जाता है और उसे रस्ट कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ कॉरोजन. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉरोजन से किस तरह से बचा जा सकता है. द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज. इन सब मेथड से कॉरोजन से बचा जा सकता है. गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन from rusting by coating them with a thin layer of zinc. गैल्वेनाइजेशन मेथड में जिंक का एक लेयर कोट किया जाता है जिस मेटल को रस्टिंग से बचाना होता है. Now Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. Alloying method से हम लोग किसी भी मेटल के प्रॉपर्टीज को improve कर सकते हैं. For example, iron is most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft and stretched easily when hot. कह रहा है कि आयरन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेकिन इसके प्योर स्टेट को हम लोग यूज नहीं करते हैं. इसका कारण ये है कि आयरन का प्योर स्टेट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल होता है जब उसे गर्म किया जाता है. बट इफ इट इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. लेकिन जब आयरन में इतना परसेंट कार्बन को मिलाया जाता है तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तब उसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. जब आयरन में निकल और क्रोमियम को मिक्स किया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम में आता है. Which is hard and does not rust. और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और इसमें रस्ट नहीं लगता है. नाउ नेक्स्ट लाइन, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, इसे भी लर्न कर लीजिएगा, अक्सर आ जाता है एग्जाम में. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal and a non-metal. कह रहा है कि एलॉय जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है, वो दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर है या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है. ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट in definite proportions. It is then cooled to room temperature. एलॉय बनाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, फिर इसमें दूसरे एलिमेंट्स को मिलाया जाता है और फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है. Now next line, it is a last important line. If one of the metal is mercury, then alloy is known as an amalgam. कह रहा है कि alloy का यदि एक मेटल मरकरी है तो उस alloy को amalgam कहा जाता है. Now chapter is over. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.